नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध चल रहा है और ऐसे में लगातार हम आपको अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। छात्रों का पहला जत्था आर्मेनिया से भारत रवाना हो रहा है। रात 10 बजे तक भारतीय छात्र पहुंचेंगे। 110 छात्रों का ईरान से रेस्क्यू किया गया है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले ज्यादातर छात्र ईरान के उर्मिया में एमबीबीएस कर रहे थे। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालना अब शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक कुछ भारतीय छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर के रास्ते ईरान से बाहर निकाला गया है। इन छात्रों में ज्यादातर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं जो ईरान के उर्मिया शहर से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच लगातार जो युद्ध है वो चल रहा है और ऐसे में भारत की तरफ से जो एमबीबीएस करने के लिए छात्र वहां पहुंचे थे, जो भारत के वहां नागरिक हैं, जो मासूम नागरिक हैं, उन सभी को भारत वापस लाने की कवायद लगातार जारी है। कोई भी मासूम जान जो भारत के लोग हैं जो वहां पर एमबीबीएस करने के लिए पहुंचे, क्योंकि आपको बता दें 10,000 से ज्यादा नागरिक वहां पर भारत के हैं, जिनमें से 1400 जो छात्र हैं वो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और इनमें से ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो इनका पहला जत्था 110 छात्रों का जो ये जत्था है ये रात को 10 बजे तक यहां पहुंच जाएगा। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा छात्र जल्द से जल्द भारत लौट जाएं। तो ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा दावा सामने आया। यूएस ने ईरान के आकाश को कंट्रोल में किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए यह दावा किया गया। ईरान इजराइल युद्ध का आज 5वां दिन है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि आकाश पर हमारा पूरा कंट्रोल है। ईरान के आकाश को कंट्रोल में लेने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया था। इसके साथ साथ ही कि हम खामनेई के लिए भी उन्होंने ये बोला है कि अभी खामनेई को नहीं मारा जाएगा सही समय पर, खासकर अभी तो बिल्कुल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत बड़ा दावा ईरान और इजराइल युद्ध के बीच किया है। बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जारी है और इस युद्ध का आज 5वां दिन है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और कहा जाता है कि ईरान के आकाश पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल है। यह दावा बहुत बड़ा माना जा रहा है अपने आप में। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच ट्रंप की तरफ से यह जो दावा किया गया है, तो मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच एक्टिव हो चुका है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं। पोजीशंस मजबूत करने के लिए फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं। तो ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका पूरी तरह से अब एक्टिव दिख रहा है। फाइटर जेट्स की तैनाती अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। पोजीशंस मजबूत करा दिए गए हैं ताकि जो फाइटर जेट्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर कभी इस तरीके की सिचुएशन में पड़ते हैं तो ये अपनी पोजीशन पर तैनात रहेंगे। तो ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका ने यरूशलेम में अपना दूतावास बंद कर दिया है। यरूशलेम में तेल अवीव में वाणिज्य दूतावास बंद किया गया। अगले 3 दिनों तक दूतावास को बंद करने का यह आदेश दिया गया है। ईरान इजराइल के बीच गहराते हुए संकट को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। यरूशलेम और तेल अवीव में वाणिज्य दूतावास को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। 3 दिनों के लिए ये दूतावास बंद रहेंगे। ईरान और इजराइल के बीच में जो संकट गहरा रहे हैं उसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। लगातार 5वां दिन है आज। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में दूतावास बंद कर दिया गया है। जो अमेरिका है, भारत है, तमाम जो देश हैं वो अपने आप में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और ऐसे में अमेरिका और भारत सभी अपने आप में बहुत एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए दीपक वोरा डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता है। थैंक यू। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सर, ईरान और इजराइल में जिस तरीके से युद्ध हो रहा है और ऐसे में तमाम जो वहां पर भारत के भी कई स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं, अमेरिका भी अपना जो रुख है उसे स्पष्ट कर रहा है, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं सर? ये जो
हम लोग इवैक्यूएशन कर रहे हैं, हमको बहुत तजुर्बा है। हमने यमन में भी किया था, मैं उसमें शरीक था। हम इजराइल से अपने लोगों को निकाल के लाए, सूडान में मैं आपका राजदूत था, दक्षिण सूडान से अपने लोगों को निकाल के लाए। भारत के पास ये ताकत है, ये क्षमता है, और ना केवल भारतवासी आते हैं। आप मेरी बात सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बाकी दूतावास जो है वो भी हमसे संपर्क करेंगे कि हमारे लोगों को भी यहाँ से बाहर निकाल दीजिएगा, कि उनके पास ये क्षमता नहीं है। जब हम लोग उनको वापस ला रहे थे यूक्रेन से, तो कई आतंकिस्तान के जो छात्र थे, नागरिक थे, वो भी हमारे साथ मिल गए थे, और वो भारत माता की जय कहकर और भारतीय ध्वज हाथ में लिए वो हमारे बसों में चढ़ गए, जहां से हम लेके आए थे अपने लोगों को। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4 जंग तक चलेगी, क्योंकि मेरा ख्याल है इतनी मार पड़ी है ईरान को, अब वो आखिरी मौका है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है हम सब कुछ करेंगे, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अभी भी बहुत ताकत बची है, ताकत उनमें बची नहीं है। मेरे जो मित्र है, मेरा जो अपना ग्रुप है, उन्होंने ये कहा है कि जो अली खमेनी है, जिसके नाम पे सब कुछ किया जा रहा है, 85 या 90 साल का है, ये छोड़ के भाग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा था G7 का वो मीटिंग छोड़ के कनाडा से वापस आ रहे थे, उन्होंने कहा कि तेहरान के लोगों को मेरा उनसे अनुरोध है कि आप चले जाइए। 1 करोड़ लोग सड़कों को जैम करके गाड़ियों में जा रहे हैं। मेरा मानना है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई, पहली बार मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, मेरे जो मित्र हैं इंटेलिजेंस में, ईरानियन इंटेलिजेंस में, और फिर दूसरे कुछ और दो हमारा अपना ग्रुप है, वो कह रहे हैं ये मॉस्को भाग गया है, नहीं तो इसको ये उड़ा देते। ट्रंप ने जो कहा है, हमें मालूम है ये कहा है, इजराइल ने कहा है इसको मार देंगे खमेनी को तो जंग खत्म हो जाएगा, तो इसकी जान को खतरा है, इसके लिए इसके लोग इसको वहां से निकाल के ले गए। जंग खत्म होगी अगले 47 घंटों के अंदर, और ये जो बात चल रही है कि वो उसके हैवी ड्यूटी बॉम्बर लगाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। अब ईरान के अंदर बिल्कुल बड़ी इंफॉर्मेशन सर आप हम तक पहुंचा रहे हैं। 47 घंटे में अगर ये वॉर जो है रुक जाते ही, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साफ तौर पर ट्रंप ने कहा कि आकाश पर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल, हमें पता है खामेनेई कहां है, हम अभी नहीं मारेंगे, ये सही समय नहीं है। बिल्कुल सही कहा है उसने, क्योंकि उसको मार दिया तो फिर बात किससे करूं। इजराइल का मकसद क्या है? इजराइल का पहला मकसद था कि मैं उसको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दूं, कोई भी कारण हो, जबकि ईरान का कोई लेना देना नहीं है इजराइल के साथ। वो ये है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर पैलेस्टीनियन लोग नाराज होते हैं वो तो कहते हैं हमारी धरती पर आके इजराइल बैठ गया, ईरान का क्या लेना देना है। तो उसने पहला उनका यह है कि किसी तरह से भी न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, लेकिन दूसरा जो है वो है रेजिम चेंज। ये मुल्ला की सरकार को बाहर निकालो, जो भी सरकार वहां आएगी उनसे बातचीत करके फिर हम समझौता करेंगे, हम शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। यही तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की, उन्होंने एड्रेस किया, मैसेज दिया ईरान के लोगों को कि भाई अब आप लोग सड़कों पे आइए, ये मुल्लों को बाहर निकालिए, क्योंकि ये लोग आपके लिए कुछ नहीं लाए हैं, सिर्फ तबाही ये लोग आपके लिए लाए। तो मेरा मानना है कि रेजिम चेंज 100%, खमेनी जिंदा रहेगा, सरेंडर कर देता बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरा मानना है कि कोई सरेंडर भी नहीं चाहता उससे, वो चाहते हैं कि कोई दूसरी सरकार। सर ये बात भी जानने वाली है, क्योंकि ये भी ट्रंप ने एक ट्वीट और किया था, उन्होंने लिखा था अनकंडीशनल सरेंडर, यानी कि बिना किसी कंडीशन रखे अगर सरेंडर करते हैं तो शायद बात भी बन सकती है, क्योंकि उनके पोस्ट पे, इन दोनों ही पोस्ट से बहुत सारे जो लोगों के अंदर कयास हैं वो जाग रहे हैं। 100% सर। और ये आपको एक चीज, आपकी उम्र बहुत कम है, मेरे तो 74 साल की उम्र है, 52 साल कूटनीतिक हो गए। 1953 में भी ब्रिटिश और अमेरिकन ने मिलके एक तख्ता पलट किया था मोहम्मद मुसद्दिक का ईरान में, क्योंकि उसने जो ऑयल कंपनियां थी उसका राष्ट्रीयकरण किया था और ब्रिटिश सरकार को बहुत तकलीफ हुई थी, उसको हटा दिया था। क्या किया था? पहले उन्होंने खरीद लिया था इंटेलिजेंस वालों को, ब्रिटिश और अमेरिकन ने। दूसरा, उन्होंने मीडिया को खरीद लिया था, डिस इन्फॉर्मेशन, और तीसरा अपने गुंडों को सड़क पे छोड़ दिया था। सब बिल्कुल वही चीज हो रही है जो मैं आज देख रहा हूं। वो था 1953, आज है 2022, उसमें वही इजराइल ने उसकी इंटेलिजेंस को पेनिट्रेट कर लिया। उनको ये भी मालूम है कौन कहां बैठा है, कौन सा पजामा पहना है, क्या भोजन के लिए खा रहा है। तो जनरल साहिबान को खत्म कर दिया, उन्होंने साइंटिस्ट को खत्म कर दिया, पॉलिटिकल लीडर्स को खत्म कर दिया। दूसरा, जो सोशल मीडिया कैंपेन है, इजराइल बड़ा अच्छा है, उसके लोग सड़कों पे उतरेंगे और कहेंगे मुल्ला जी वापस जाओ। ये भी आप देखेंगे बहुत जल्दी होने वाला है। और फिर इजराइल की लैंड फोर्सेस
उनकी आर्मी अंदर जाएगी, जहां जहां एनरिच्ड यूरेनियम, जो ज्यादा शक्तिशाली यूरेनियम होता है, जहां उसके भंडार हैं, जहां स्टील कैनिस्टर्स में, स्टील के जो सिलेंडर होते हैं उसमें रखा जाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से आपने सारी जानकारी दी है, क्योंकि खोखला चना बाजा गाने वाला, वही वाली बात यहां पर साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि वो साफ तौर पर कहते हैं कि हैदर के नाम पर जंग जारी होती है, 25 मिसाइलें दागी जाती है, 80 जो इमारतें हैं वो गिर जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगा सर कि अगर किसी हाल में भी अगर ये जो न्यूक्लियर पावर्स हैं ये ईरान के पास आ जाती हैं, तो मिडल ईस्ट और इजराइल की सुरक्षा भविष्य की अगर बात करें तो वो कैसा होगा सर? आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, उनको बनाना नहीं आता, अगर बनाना आता और अभी तक तो बना दिया होता। वो चीनी उनकी थोड़ी मदद कर रहे थे और आतंकिस्तान भी शायद कभी कभी मदद करता था पैसे के लिए, लेकिन ये सवाल नहीं पैदा होता। अरब देशों में से कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार। ईरान उनके लिए बहुत खतरनाक है। ईरान ने उसको कहते हैं एक आग का रिंग बना दिया था इजराइल के इर्द गिर्द। वो हिजबुल्लाह, हुती, हमास सबको ले आया था। इजराइल ने चुन चुन के सबको खत्म कर दिया है। अब इजराइल की शांति के लिए और मिडिल ईस्ट की शांति के लिए ईरान की रेजीम को डेमोक्रेटिक होना बहुत जरूरी है। मुल्ले नहीं मानेंगे, नहीं तो ईरान का उस एरिया में ना तो वो मिडिल ईस्ट का सदस्य है, ना पर वो हड़प किया। कहते हैं कि पैलेस्टाइन की धरती को हड़प कर, चलिए फिलिस्तीनी तो नाराज होंगे, लेकिन ईरान क्यों नाराज हो रहा है? वही चीज है ना सर, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मेरा मानना है कि मिडिल ईस्ट में कोई नहीं चाहता। सऊदी अरेबिया के साथ ईरान के संबंध बहुत खराब है, यूएई के साथ बहुत खराब है, बहरीन के साथ बहुत खराब है, किसी के साथ उसके संबंध ठीक नहीं, क्योंकि वो चौधरी बनना चाहता है। अरब कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, इसको अरेबिया कहते हैं, आप कहां से बीच में घुस रहे हो? तो मेरा मानना है सर कि ये रेजीम जाएगी। हथियार का तो सवाल नहीं पैदा होता। अगर ईरान ने कोशिश की, वो एक सिलेंडर दिखा रहा था उनको, कोई देखो जी हमारा न्यूक्लियर बकवास कर रहा था, वो एनरिच यूरेनियम का एक सिलेंडर। मैंने तो देखा हुआ है सर, मैंने बहुत काम किया इस क्षेत्र में, मैं जानता हूं बॉम्ब कैसा लगता है और वो जो डब्बों में संभाल के रखा जाता है यूरेनियम, वो कैसा लगता है। बिल्कुल सर, ये वही वाली बात है, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सर। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर में अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने जंग का ऐलान किया है इजराइल के खिलाफ। खामनेई ने यह ऐलान जंग कर दिया है। खामनेई के ऐलान के बाद इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। आपको बता दें लगभग 25 मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं। खामनेई ने यह ऐलान जंग किया है और कहा है कि अब जंग शुरू होती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट में लगातार जो युद्ध है, जो तनाव है, वो बना हुआ है और ऐसे में खामनेई के ऐलान के बाद इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी गई है, लगभग 80 इमारतें गिराई गई है। आपको बता दें तमाम तरीके की मिसाइलें हैं जो दागी गई हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, फतह मिसाइल्स हैं, काफी मिसाइल्स जो कि दागी गई हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इस जंग का ऐलान कर दिया है। इजराइल के खिलाफ खामनेई ने यह जंग का ऐलान किया है। तो हमारे साथ आप दीपक वोरा जी लगातार बने हुए, वापस उनका रुख करते हैं। सर, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में ये युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है, दोनों ही देश एक दूसरे को लगातार आंख दिखा रहे हैं। हालांकि आपने बताया ईरान के बारे में कि ईरान कितना मजबूत अपने आप में, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें सर, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के लिए कितने चैलेंजेबल हो जाते हैं जब दोनों ही देशों के साथ भारत रिश्ते रखता है? तो हमारे संबंध दोनों के साथ बहुत मजबूत हैं सर, और हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। चाणक्य जो मेरे दादा के दादा हम जितने डिप्लोमेट्स हैं, हम सबका भगवान तो वही था। 2400 साल पहले उसने कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। लेकिन कहीं टेक्निकल खामी के चक्कर में आपकी आवाज पूरी नहीं हो पाई थी, आप अपनी बात पूरी करें एक बार। नहीं, मैं ये कह रहा था सर कि अभी अगर जंग अभी शुरू हो रहा है तो अभी तक पहले क्या पार्टी हो रही थी वहां पर? ये जंग तो वहां चल रहा था ना, जिस मैदान से बर्बादी की जा रही थी। सर, ईरान जो कहता है जंग शुरू हो रहा है, तुम अपनी आर्मी कैसे भेजोगे 1500 किलोमीटर दूर? आपकी एयरफोर्स तो खत्म हो गई है, आपकी नेवी नष्ट हो गई है। इजराइल सर जरूर वहां जाएगा। अब मैं सुन लीजिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये मुल्ला मुनीर जो गया हुआ है ना, आज वॉशिंगटन में भोजन कर रहा है, वो मैड मुल्ला मुनीर, पाकिस्तान का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। सर मेरी बात मानिए, अमेरिकन फोर्सेस जाएंगी ईरान के अंदर थ्रू पाकिस्तान। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। ये इस्लामिक बहुत करता है अंकल, मेरे आका मेरे। ये जब वो अमेरिकन जाएंगे अंदर थ्रू पाकिस्तान एंड थ्रू
अफगानिस्तान। आप देखिएगा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपको ले, अगर आपको किसी की दोस्ती पक्की चाहिए, आप चाहते हैं कि वो आपका एहसान आप कर लो, टोटल लॉयल्टी आपके लिए हो किसी की, तो फिर बाजार से जाके एक कुत्ता खरीद लाइएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं होती। पाकिस्तान तो वैसे ही भिख मंगा है, उसको पैसे मिलेंगे, वो अमेरिकन को कहेगा जाओ यहां से, और अफगानिस्तान के थ्रू अमेरिकन जाके ठोकेंगे सर, बुरी तरह से ठोकेंगे वो ईरान को। ये होने वाला आप देखेंगे सर। अगर बिल्कुल सर, नहीं तो मुल्ला मुनीर को बुलाने की क्या जरूरत थी, व्हाइट हाउस में भोजन खिलाने की क्या जरूरत थी, इसीलिए तो बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की हम बात करें सर, आपके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच अगर हम बात करें युद्ध रोकने की, अगर युद्ध रुकवाना हो और दोनों ही देशों के बीच स्टेबिलिटी लानी हो, तो उसको लेकर के आपके पास क्या आइडिया है कि दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर के स्टेबिलिटी लाई जा सकती है? रेजीम चेंज, तख्ता पलट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट ईरान में, वो एक तरीका है सर। और जब वो सरकार आ जाएगी, ईरान का तेल तो बंद है, उसके सारे ऑयल वेल्स बंद है, अमेरिकी कंपनियां आके चालू करेंगी, जो वहां पे इराक की कहानी है, जो रिकंस्ट्रक्शन, इमारतें तोड़ दी हैं, कौन बनाएगा उनको? अमेरिका आके बनाएगा। अमेरिका आके बनाएगा तो कौन सी कंपनी आएंगी? अमेरिकन कंपनीज आएंगी। ये सब खेल है पैसे का, राजों का राजा रुपया। इराक में भी आपने ये देखा, मैं तो वहां रहा हूं सर 20 साल उस एरिया में, मैं इनकी नस नस को पहचानता हूं। इट्स अ फाइट फॉर ऑयल, जिसको ब्लैक कर्स कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ट्रंप ने भी साफ तौर पर जो ईरान है उसे इनडायरेक्टली धमकी दी है। उन्होंने साफ बोल दिया है कि हमें सब पता है कौन कहां है, जब चाहे एक्शन ले सकते हैं, आकाश हमारी कंट्रोल में पूरी तरीके से। तो ये बात कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल सटीक लग भी रही है मुझे। सही है बेटा, अभी तक तो आपने एयरफोर्स का यूज किया ना, कुछ हद तक इजराइल ने अपनी नेवी का भी, लैंड फोर्सेस का तो यूज ही नहीं किया। आपकी फौज तो अभी अंदर गई ही नहीं है। आपकी फौज ने तो ठोकर बनाऊंगा, हमास, हिजबुल्ला, हूथी। और फिर इजराइल ने क्या किया? उसने उसको कहते हैं घास काटना। हमास को तो खत्म कर दिया, हिजबुल्ला वापस लेबनान में चल गए, क्यों नहीं करते? और वो हूथी फूथी हैं, वो मैं तो जानता हूं लोगों को, मैं रहा हूं सर वहां पे, वो कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको खरीद लिया गया है सर। वहां पे ये जितने लड़ाकू है ना, सबकी कीमत है सर। हूथी आजकल क्यों नहीं मिसाइलें फेंक रहे अमेरिकन शिप्स पे? क्योंकि पैसा दे दिया गया उनको कि चुप कर जाओ, बाकी शिप्स में जो मर्जी करना करो, मेरे जो जहाज है पानी के, कमर्शियल शिप्स या दूसरे, खबरदार उनको कुछ गया। तो वो बड़े खुशी से बिकते हैं। आपका क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई बीमारी हो जाएगी अगर अरब्स और ईरानियन एक दूसरे को ठोक दे, मर जाए, उसका क्या लेना देना? वो सिर्फ कहते हैं अमेरिकी जाने नहीं जाने चाहिए, बाकी जिसकी जान जाती है जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये बात हो रही है, आपकी बात से भी साफ तौर पर पता लग रहा है कि कई स्ट्रेटेजीज इसके पीछे लोगों की है। लेकिन अगर फिर भी एक बार देखा जाए, अगर युद्ध जैसी स्थिति पूरी तरीके से बनती है, अगर ईरान और इजराइल आपस में लड़ने के लिए आतुर हो ही जाते हैं, तो इसमें सर आप मिडिल ईस्ट जो है उसे कितना खतरे में मानते हैं और उसके लिए कितना चैलेंजेबल हो जाता है वो मोमेंट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो जंग चल ही रहा है ना, इससे ज्यादा क्या बनेगा? इजराइल के पास इतनी फौज नहीं है कि वो डायरेक्टली अपने शिप्स के थ्रू वहां भेज, 1500 किलोमीटर दूर भेजना है सर ना। ईरान के पास ये साधन है कि वो भेज दे। कैसे भेजेगा अपने फौज को वहां पर? अगर आपने इन्वेजन करनी है, जंग करना है, तो फिर आपकी आर्मी को अंदर जाना है। सिर्फ एयरफोर्स के जरिए तो आप नहीं कर सकते जो अभी तक हो रहा है। तो मेरा मानना है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा होगा सर। और अगर ये सही है कि अली खमेनी रशिया चले गए हैं, तो वो अपने डार्लिंग तुर्की के पास नहीं गए, अपने डार्लिंग पाकिस्तान के पास नहीं, वो अकेला पड़ गया सर। वो शिया पावर है, और ये शिया सुन्नी का जो डिवाइड है, जो इनके बीच में आक्रोश है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत गहरा, मैं तो रहा हूं सर, मैंने देखा है। यहां तक कि आपस में बातचीत करते भी वो कहते हैं अरे यार वो शिया के घर जाना है आज हमको, अरे यार वो सुन्नी के पास जाना है, ऐसी तो वो आपस में बातें करते हैं सर। तो जब ये हकीकत है, सच्चाई है, तो मिडिल ईस्ट में सब लोग, और ये मैं जानता हूं, आपको मालूम होगा कि पिछले साल चाइना ने कुछ अग्रीमेंट करा दिया था ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच। तो बहुत, वो जब साइन किया तो बहुत डार्लिंग डार्लिंग, हमारे इस्लामिक ब्रदर, आधे घंटे के बाद फिर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी एक दूसरे पर। 10 मिनट के लिए वो अग्रीमेंट चला था। ये दे डू नॉट वांट। जो मस्जिदें हैं, मक्का पर हमला भी किया था, ईरानियन जो वहां पे लोग जाते हैं हाजी, उन्होंने हमला किया था, ईरान ने अपने कुछ आतंकी भेज दिए थे। तो भरोसा तो है ही नहीं ना, और भरोसे के बिना आप क्या करेंगे सर? तो मेरा मानना है गिव अस 48 आवर्स सर। आप तो मुझसे उम्र में बहुत कम है, आप याद रखेंगे जो मैंने आपको कहा, 48 घंटे के अंदर आप वहां पर युद्ध विराम देखेंगे, तख्ता पलट एंड नई सरकार, और उसके बाद सब कुछ वही होगा जो श्री मैकडोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं।
बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत बड़ी बात आप कह भी रहे हैं, क्योंकि 48 घंटे में ये जो युद्ध है ये पूरी तरह से रुक जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, तमाम चीजें। बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम अभी नहीं होता है, अगर एक आध दिन नहीं होता है, 7 दिन नहीं होता, हफ्ते भर नहीं होता, तो सर ऐसे में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जैसी कंट्री के जो सुरक्षा है और या फिर आर्थिक नीतियों की बात करें, इस पर इन दोनों देशों की लड़ाई का क्या असर पड़ेगा सर? कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग ईरान से तेल लेते नहीं है, वादी बन लगे, हमने तेल नहीं खरीदा। हाँ, थोड़ी 5%, 10% शायद तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। हमारे पास वो इमेज देख पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे आवाज तो सुन पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास रिजर्व्स बड़े तगड़े हैं फॉरेन एक्सचेंज के। सर हम लोग क्लोज टू 1 ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं, $1 ट्रिलियन बैठा युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में आज युद्ध का 5वां दिन है। युद्ध में तमाम जगहों पर ईरान की तरफ से भी हमले किए गए हैं। ईरान की तरफ से जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, उन्होंने ऐलान जंग कर दिया और उसके बाद कई मिसाइलें दागी गई और इजराइल की कई इमारतें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई और ऐसे में कई मासूम लोगों की भी जान गई। और इसमें अमेरिका ने जो अपने फाइटर जेट्स हैं उनकी पोजीशनिंग तय कर दी है, उनकी तैनाती कर दी है। और उसके बाद भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो कई नागरिक हैं वो वहां पर मौजूद हैं, कई छात्र हैं, 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक वहां पर मौजूद है और उनमें 1500 छात्र हैं और कई छात्र ऐसे हैं जो एमबीबीएस कर रहे थे। ज्यादातर छात्रों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के वो छात्र हैं। 110 छात्रों का जत्था अब भारत लौट रहा है। 10 बजे रात तक पहला जत्था जो है वो यहां पहुंच जाएगा और कोशिश लगातार की जा रही है कि जो तमाम छात्र हैं जितने ज्यादा से ज्यादा और जितनी जल्दी से जल्दी सभी को भारत लाया जा सके, सकुशल पहुंचाया जा सके, क्योंकि किसी भी मासूम की जान इस युद्ध में भारत नहीं चाहता कि जाए, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच लगातार ये युद्ध चल रहा है। न्यूक्लियर को लेकर के ये पूरा युद्ध शुरू हुआ था। तो इस पूरे मामले में ताजा तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दीपक वोरा जी डिप्लोमेट बने हुए थे। आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध का आज 5वां दिन है। भारत की तरफ से जो भारत के वहां पर नागरिक हैं, जो छात्र भारत के वहां पर पहुंचे हैं, भारत उन्हें लगातार वापस लाने के कवायद में जुटा हुआ है। शाम को रात को 10 बजे तक जो छात्र है वो यहां पहुंच जाएंगे।